तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस सुधा पढ़ रहे हैं और जीएस सुधा में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर दिए और तो पॉलिटी का आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है और हम लोग आज यहाँ तक पढ़ लिए हैं। मैं बता रहा हूँ। संघ राज क्षेत्र आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। आज का हम लोग का टॉपिक होगा संघ राज क्षेत्र, भारतीय संविधान की शोध, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान का भाग। अगर कोशिश होगा तो प्रस्तावना भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये बुक परचेस करनी है जीएस सुधा, और ये बहुत अभी तक मैंने जितनी भी बुक पढ़ी है उसमें से काफ़ी बेनिफिट यार ये बुक है, क्योंकि इसमें सब कुछ एकदम विस्तृत रूप में दिया हुआ है। तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं चाहे तो, या फिर मैं पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा। तो चलते हैं संघराज क्षेत्र पे। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे संघराज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 क्या बात करता है? संघ और राज क्षेत्र की बात करता है। भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रफल, यूटी और स्टेट दोनों। भाग 1 में कहा गया। भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसमें 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, भारत राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। पहला, राज्य, संघ शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र, ये भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। संसद नए राज्यों को प्रवेश स्थापना को मंजूरी दे सकता है। नेक्स्ट, नए राज्यों को जो पहले से भारत में संघ में नहीं है मिला सकते हैं। नए क्षेत्रों से राज्य बनाना, या सिक्किम भी एक राज्य नहीं था जिसको बनाया गया, नए क्षेत्रों का राज्य बनाना, ये सब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखिए, 1961 में गोवा भारत में विलय कर लिया गया। कब? 1961 में। 1974 से 1975 में 35वें और 36वें संविधान संशोधन जो सिक्किम संदर्भ में सिक्किम भारत के साथ एकीकृत संबंध है, शुरू में यह सह राज्य के रूप में, बाद में से पूर्ण राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3 कहता है यह एक विधेयक संसद के नए कानून, नए राज्य या विधेयक संसद को नए राज्य बनाने, मौजूदा राज्यों से क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तित करने का अधिकार देता है। राज्यों और शहरों का नाम परिवर्तन सूची में, जिसमें से तमिलनाडु, मद्रास से तमिलनाडु 1969, चेन्नई 1996, मैसूर से कर्नाटक 1973, उड़ीसा से उड़िया हो गया 2011 में, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया 2007 में, और कोलकाता से कलकत्ता हो गया 2001 में। कलकत्ता से कोलकाता हो गया, सही लिख दिया गया। भारतीय संघ की अवधारणा, भारत को विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि संघ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके राज्यों के भीतर परिवर्तन या पुनर्गठन किया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया, राज्य के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति आवश्यक है। प्रभावित राज्यों को राय लेना अनिवार्य है, हालांकि यह बाध्यकारी भी नहीं है, अनिवार्य तुम्हें लेना ही है। इसमें प्रभावित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की राय लेना अनिवार्यता नहीं है। संविधान की सूचियां 1 और 4 से संदर्भ लेकर जो क्रमशः राज्यों और नामों के राज्यसभा राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है। किससे? 1 और 4 संदर्भ से लेकर क्रमशः राज्य और राज्यसभा। अनुच्छेद 4 देखिए, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद
368 के तहत वैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन देखिए, साधारण बहुमत होती है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक जो साधारण बहुमत हो जाएंगे। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन आवश्यक है। यह उन संशोधन के लिए आवश्यक है जो भारत में संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं। भारत अपना क्षेत्र अन्य राज्यों को, बेरूबारी केस 1960, इस मामले में यह स्थापित किया कि भारत का संविधान अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता। उद्देश्य के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। 100वां संविधान संशोधन अगस्त 2015 को इस अधिनियम के संशोधन से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता संभव हो पाया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भूमि समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। 100 बीघा कॉरिडोर या 96 ऐसा कुछ बीघा कॉरिडोर था। संभावित राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। अंतर क्षेत्र बांग्लादेश का इसका तात्पर्य उन भारतीय क्षेत्रों से जिन्हें बांग्लादेश में हस्तांतरित कर दिया गया। अंतर क्षेत्र भारत को, इसका तात्पर्य उन बांग्लादेशी बस्तियों को जो भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत बनाम बांग्लादेश। भूमि सीमा समझौता, इस समझौते पर मूलतः 1974 में हस्ताक्षर हुआ था। 1974 में भूमि सीमा समझौता पर, इसे 2015 में क्रियान्वित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवादों और आदान प्रदान को समझाना था। भारत बनाम बांग्लादेश। देसी रियासतों का विलय। भारत में देसी रियासतों का विलय भारत की स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने के बाद भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। इन रियासतों को या तो भारत में शामिल होना या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता देने का विकल्प दिया गया था। सरदार पटेल की कोशिशों के परिणाम स्वरूप ज्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। सरदार पटेल ने लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में विलय करा दिया। मुख्य विरासतें, उनका विलय। जूनागढ़ देखिए, नवाब के पाकिस्तान, जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन जनमत संग्रह के बाद वो भारत में शामिल हो गया। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन सैन्य कार्रवाई हुई थी हैदराबाद के साथ। भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इसे शामिल होने के लिए भारत में शामिल होने कर लिया गया। कश्मीर देखिए, कश्मीर के राजा ने ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में विलय के लिए पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्न शक्तियां प्रदान करता है। किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र में किसी राज्य के भाग से साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र से घटा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा परिवर्तित कर सकेगी, राज्य क्षेत्र की सीमा परिवर्तित कर सकेगी। संसद सब कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। किसी राज्य क्षेत्र के नाम परिवर्तन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सांसद को ये शक्तियां प्रदान है। राज्य के पुनर्गठन संबंधित शक्तियां और आयोग। धर आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विचार पर धर आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। जेवीपी समिति राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में धर आयोग की सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सम्मिलित है। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1949 में प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अव्यवहारिक बात बताई। नोट, भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद आंदोलन के नेता पुट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया, जिसके बाद से अक्टूबर 1953 में भारत को विवश होकर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ता। तब मद्रास में तेलुगु क्षेत्र का लगभग अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। फजल अली आयोग, आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद अन्य राज्य भी भारत सरकार के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाने लगे। इसी कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। यह 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसमें फजल अली आयोग के अध्यक्ष और के.एम. पडिक्कर और एन.एन. कुरुंज 2 अन्य सदस्य थे। फजल अली आयोग ने 1955 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें से निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। पहला सिफारिश था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यवहारिक नहीं, अतः ऐसा कोई राज्य संभव नहीं है जहां पूर्णतः एक भाषा हो। दूसरा था, किसी भी नए राज्य को गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा था, राज्यों का वर्गीकरण क ख ग घ आदि में करना चाहिए, उन्हें एक भाग में सम्मिलित किया जाए। फजल अली आयोग ने भारत में 16 नए राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने वर्ष 1956 में सिफारिश के कुछ परिवर्तन करते हुए 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। वो 14 नए राज्य थे, देखिए, असम के बाद बिहार, उसके बाद बंबई था, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर केरल, फिर मद्रास, फिर मैसूर, फिर उड़ीसा, और फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह इसमें सम्मिलित थे। 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य थे आपके। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ। उसके बाद गुजरात 1 मई 1960 को, फिर महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना 2 जून 2014 को। भारतीय संविधान की शोध देखिए, अब यहां से हम देखेंगे भारतीय संविधान की शोध। भारत सरकार अधिनियम 1935, पहला हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। न्यायपालिका की अवसंरचनाएं और लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र और राज्यपाल की कार्यपालिका और प्रशासनिक विवरण मिलता है 1935 में। ब्रिटेन से देखिए हम लोगों ने क्या लिया, वेस्टमिंस्टर प्रणाली या संसदीय शासन लिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया है, कानून का प्रशासन ब्रिटेन से लिया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय हम लोग ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया है और संविधान के अध्यक्ष पद की भूमिका ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या लिया गया, प्रस्तावना रखने की अवधारणा यूएसए से, मौलिक अधिकार यूएसए से, न्यायपालिका स्वतंत्रता यूएसए से, न्यायिक समीक्षा यूएसए से, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना यूएसए से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, प्रस्तावना का शब्द यूएसए से, लोक जनहित याचिका यूएसए से लिया है, न्यायिक पूर्वावलोकन यूएसए से लिया है, संविधान की सुरक्षा यूएसए से लिया है। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड से लिया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड और राज्य की नीति या निरंकुश सिद्धांत आयरलैंड। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति का केंद्र द्वारा शक्तियों और वितरण अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना और उच्चतम न्यायालय या परामर्शी न्याय
निर्णय द्वारा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के द्वारा। ये हम सब कहाँ लिए, कनाडा से लिए। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए। संयुक्त बैठक संसद द्वारा ऑस्ट्रेलिया से लिए। व्यापारिक वाणिज्य और समागम की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिए। फ्रांस से देखिए, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अवधि के संबंधित करता है, अवधि को संदर्भित करता है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। संविधान की, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। प्रथम अनुसूची कहती है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं, अधिकार क्षेत्र आता है। भारत का प्रथम अनुसूची में नाम, सीमाएं, अधिकार क्षेत्र आता है। दूसरी अनुसूची कहती है कि यह अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के, एक मिनट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति और उप सभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संवैधानिक पदाधिकारियों के आसीन अधिकारियों की उपलब्धियों और वेतन और भत्तों को विशेषाधिकार इसमें प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची कहता है इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा संघ राज्य मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञान के रूप में की गई है। तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची कहती है यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का संबंध है। पांचवी अनुसूची आपसे कहती है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों और प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची कहती है। छठी अनुसूची कहती है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। सातवीं अनुसूची आपसे कहती है कि 3 अनुसूचियों के माध्यम से संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची में ये विषय जिन केंद्र शासित या केंद्र सरकार या संघ सरकार पर लागू होता है, मूलतः 97 थी, अब कितनी है, 97 से अब 100 हो गई है। राज्य सूची, ये विषय जिन पर राज्यों में कानून बना सकती है, मूलतः अब पहले 66 थी, अब कितनी हो गई है, 61। विशेष परिस्थितियों में संसद केंद्र सरकार की राज्य सूची में विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्तित सूची, ये विषय जिन पर संघ और राज्य दोनों साथ में कानून बना सकते हैं, ये अभी 47 थी, अभी राष्ट्र कितनी हो गई है, 52 हो गई, 52। आठवीं सूची देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में 14 भाषाएं थी जो बढ़कर 22 हो गई हैं। बाद में जोड़ी गई अन्य भाषाएं, सिंधी भाषा 21वीं संविधान संशोधन 1976, 21वीं संविधान संशोधन 1976, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 72वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा 72वें से जोड़ा गया। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। नेक्स्ट है बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003। 9वीं अनुसूची देखिए, यह अनुसूची पहली संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, 1951 द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में मूल रूप से भूमि, पहली अनुसूची है भैया, इंपॉर्टेंट है, इस अनुसूची में मूल रूप से भूमि सुधार जैसे कानूनों को न्याय समीक्षा को बचाने का उपयोग किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती मामलों के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 10वीं अनुसूची देखिए, 10वीं अनुसूची कहता है इस अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की नियमितताएं संबंधित है। 11वीं अनुसूची देखिए, इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। पंचायत के अधिकार क्षेत्र 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची देखिए, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नगरपालिकाओं का अधिकार 18 विषय हैं। भारतीय संविधान के भाग देखिए, यहाँ से हम लोग भारतीय संविधान के भाग देखते हैं।
मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग थे, अभी कितने हैं? 25 भाग हैं वर्तमान में। संशोधन से 4 भाग जोड़े गए हैं। मुख्य भाग, भाग एक कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 4 से 1 से 4। संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 कहता है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 कहता है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 कहता है मौलिक अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 कहता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51। अनुच्छेद 4 का कहता है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 5 कहता है संघ राज्य अनुच्छेद 52 से 51। अनुच्छेद 52 से 51। अनुच्छेद भाग 6 कहता है राज्य सरकारें अनुच्छेद 152 से 137। कितना? 152 से 137। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 1 से 11, 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। और भाग 4 राज्य के नीति 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 51 का ए है। और भाग 5 में संघ राज्य है 52 से 151। और भाग 6 में है राज्य सरकारें हैं 152 से 137। भाग 7 में निरसित अनुच्छेद 238। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9 में है पंचायती अनुच्छेद 243 से 243 ड। भाग 9 के क में है नगर पालिका अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य छ तक। भाग 9 के ख में है सहकारी समिति अनुच्छेद 243 य ज से अनुच्छेद 243 य न तक। भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ए तक। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 301। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के क में अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, इसमें 324 से 329 ए तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में है राज्य भाषा अनुच्छेद 243 से 251। भाग 18 में आपातकालीन अनुच्छेद 252 से 360। भाग 19 में विविध अनुच्छेद 361 से 367 राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को संरक्षण प्राप्त है इसमें। भाग 20 में संविधान संशोधन 367 तक है, 61 से 63 तक, ठीक है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भाग अनुच्छेद जो है 21 ही अनुच्छेद 369 से 392 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक भाषा हिंदी और प्राधिकृत पाठा और निराशन 393 से 395 तक। एक शब्द प्रस्तावना, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री कुंडली है। ये किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने कह दिया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय एन पाखीवाला ने दिया था। प्रस्तावना संविधान का परिचय किसने कहा था? एन पाखीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना का उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये था हमारा प्रस्तावना। उद्देश्य उद्देश्य से पता चलता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत की जनता में नहीं था। उद्देशिका से हमें उन सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें हमें संविधान निर्माताओं ने अपने नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्त किया है या दिया है।
संविधान की उद्देशिका में अब केवल एक बार ही संशोधन किया गया, अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया है, वो भी क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। उद्देशिका की शब्दावली, प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अर्थात भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है। लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात केवल उन्हें शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होगा, भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित है वो लोग, लोकतांत्रिक। ठीक है। भारतीय संविधान प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिनमें सांसदों तथा विधेयकों को निर्वाचन सीधे भारत की जनता द्वारा करती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें 4 प्रमुख साधन है, परिप्रेक्षा, पहल और प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। गणतंत्र देखिए, इसका मतलब है कि देश का शासन आम जनता के द्वारा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा, ना कि किसी वंशानुगत शासक, राज्य का शासक लोगों द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि भारत अर्थात इंडिया का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान धर्म के रूप में मान्यता मिली है। राज्य धर्मों के आधार पर नागरिकों को विभेद नहीं करेगा। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत का एक ऐसी राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता रखता है, और भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक, ये क्या हो रहा है भाई, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद जिसमें उत्पादन और विपणन के सभी संसाधनों की राष्ट्रीयकरण किया गया और निजी संपत्तियों को उन्मूलन शामिल है। भारतीय संविधान, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी मिला जुला है भारतीय संविधान। न्याय देखिए, न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 रूप में सम्मिलित है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध में की जाती है। सामाजिक न्याय से मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता भी दूर करना शामिल है। राजनीति का न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाना हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों न्याय को 1917 की रूसी की क्रांति से लिया गया है। समानता का अधिकार, समानता का अर्थ है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, अनुबंध करना समानता का अधिकार है। उद्देश्य का समान, उद्देशिका का संविधान होना पर विवाद, उद्देशिका का संविधान का भाग होने पर विवाद। बेरूवारी यूनियन मामला 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का नहीं है, लेकिन यह सहमति प्रकट की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। बेरूवारी मामला 1960 में कहा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में अपने पूर्ण निर्णयों को निरस्त कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद की संशोधन करने की शक्ति इस विषय का प्रकार है। जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान ने कहा कि प्रस्तावना में विधान संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं किया जाए तो प्रस्तावना का संशोधन किया सकता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में अपने पूर्ण निर्णयों को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संसद में संशोधन करने की शक्ति का विषय इस प्रकार है कि जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान है, और कहा कि प्रस्तावना
कहा कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि अगर मूलभूत ढांचे से कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए तो लोगों ने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। SR बम्बई वाद 1973, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व में निर्णय की खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। नागरिकता देखिए, नागरिकता राज्य में निवासित वह व्यक्ति जो अपने राज्य को पूर्णतः सदस्यता प्राप्त है और वह अपने राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। नागरिकता व्यक्ति को देश के भीतर कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और अन्य नागरिकों को बदलने देश को अन्य के बदले देश के कानूनों का पालन करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने का जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। जन्म से अगर आप हैं, वंशाधिकरण से हैं, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और विदेशी भूमि अर्जन के द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं। परित्याग, छोड़ दो, पर्यायवासन और वंचित किया जाना, भगा देना, भाग जाओ साले। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों को विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अधिवास या नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य में निवास करता है या भारत का नागरिक होगा, यदि निम्न शर्तों में से कम एक आवश्यक पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। पहला करता है कि वो भारत राज्य में जन्मा हो। दूसरा क्या आता है कि उसके माता पिता में से कोई भारत के राजनीतिक क्षेत्र में संबंधित हो। यदि व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो तो भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेगा भैया। कि भैया तुम्हें मिल गया है, तुम अभी एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना में प्रवेश रखने के लिए व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान के प्रवचन करके भारत आए, मतलब वहां छोड़ के भारत आए भारतीय निम्न व्यक्तियों को नागरिकता समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया। पाकिस्तान के प्रवचन करने वाले लोगों के लिए नागरिकता। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को के बाद भारत से पाकिस्तान को स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया तो वह भारत नागरिकता बन सकता है। यदि वह स्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर आया हो तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता का पंजीकरण कराना होगा, जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद किया जा सकेगा। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत से पैदा हुए मतलब कि विभाजन से पहले, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनीतिक परिषद में प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 9 कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिकता प्रदान करता है वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है आपसे कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 10 जो नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति पहले से भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का अधिक न्यायिक नागरिक बन रहा रहेगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करके खोने और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संसद में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता से संबंध में कुछ कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में
अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता अधिनियम में, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में 6 बार संशोधन हो चुका है। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 भारतीय कानून है जो 2019 में पारित किया गया था। यह कानून नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता पर विस्तृत करता है, पात्रता को विस्तृत करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान करता है। इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता यदि वे 31 दिसंबर 2014 को यहाँ या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हो तो भारत में निवास करने के लिए अनिवार्य अवधि उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र तथा बंगाल पूर्वी सीमांत नियम 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अवैध प्रवासियों पर लागू होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। नागरिकता प्राप्ति, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति जन्म से वंशतः पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, अपने क्षेत्र में समावेश द्वारा। जन्म से नागरिकता, 26 जनवरी 1950 को भारत के बाद भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को नागरिकता माना जाएगा बशर्ते कि उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो दूसरा अवैध प्रवासी भी है तो बच्चा को भारतीय नागरिकता माना जाएगा। नेक्स्ट है वंश द्वारा नागरिकता। विदेश में जन्म से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता या कोई एक भारतीय नागरिक हो। यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो अभी वो भी व्यक्ति भारतीय नागरिक का दावा कर सकता है। माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसका जन्म का पंजीकरण न कराया गया। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्न शर्तों में से किसी भी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिकता बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण देना होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता, विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। वह जिस देश का नागरिक है, जिस देश में नागरिकता त्याग करके आवेदन से पहले 12 महीने तक निरंतर निवास कर रहा हो। आवेदक के पास अच्छा चरित्र, भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं सूचीबद्ध व भाषा का ज्ञान आवश्यक है। एक भाषा ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संविधान का राष्ट्र को प्रति निष्ठा और शपथ आवश्यक है। कला, शांति, मानव प्रगति, विज्ञान और साहित्य दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिजीवों को तत्काल नागरिकता प्रदान की जाती है। क्षेत्र और समावेश अर्जित क्षेत्र द्वारा, जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र को निवासियों को नागरिकता देने का आदेश करती है। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम वासियों को भारत नागरिकता हो गया। नागरिकता की समाप्ति, त्याग, अगर स्वच्छता से आपने त्याग कर दिया, स्वच्छंद त्याग कर दिया, वैक्स पुरुष अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं। माता पिता के त्याग पर नाबालिगों को नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। अगर माता पिता त्याग कर रहे हैं, अगर नाबालिग बच्चे हैं तो उनकी भी नागरिकता त्याग हो जाएगी। युद्ध काल में नागरिकता का त्याग नहीं किया जा सकता। समाप्ति और पर्यावसन, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वंचित होना, यदि यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसी कुछ शर्तों के तहत प्राधिकरण पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता बनाए रखते हैं, जैसे कि झूठे दस्तावेज देकर
शत्रु देश के साथ संबंध, 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहना और संविधान का अनादर करना। जैसे नागरिकता वंचित हो सकती है, भगाया जा सकता है कि भाग जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा। निवासियों की श्रेणियां। एनआरआई। एनआरआई भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक जो वर्ष में 182 दिनों से अधिक भारत के बाहर रहते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। पीआईओ भारतीय मूल का व्यक्ति, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक है। ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोग जो भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने के लिए एक दर्जा है। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा इसके बाद भी कभी भारत का नागरिक रहा हो, वह व्यक्ति वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन भारत में किसी ऐसे क्षेत्र का संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। इन योग्यताओं के आधार पर धारण करने वाले व्यक्ति को पुत्र, पुत्री, पोता, पोती तथा नाता नातनी को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा, वो सीमा पार या भारत नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यह पहली बार 2010 में तैयार किया गया था, 2015 में अपडेट किया गया। इसमें सभी निवासियों का नाम और जन्म तिथि आदि का विवरण मिलता है। मौलिक अधिकार यहां से देखिए, भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 2 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 2 से अनुच्छेद 3 से 2 से 35 तक, अनुच्छेद 2 में 2 से 35 तक, भाग 3 में। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। परिवर्तन और संशोधन। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकता है कि भैया खोलो, ये क्या हो रहा है। मौलिक अधिकारों को संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होनी चाहिए अगर आपको मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, वे असीमित नहीं है और उन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया सकता है। ये मुख्यतः नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, अतः वे राज्यों के कुछ कार्य करने में रोक सकते हैं। राज्य को कुछ कार्य करने में मौलिक अधिकार रोक सकते हैं। वर्तमान मौलिक अधिकार। वर्तमान में यह लागू 6 मौलिक अधिकारों की सूची इस प्रकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, केंद्र, राज्य संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा देता है। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और जिला बोर्ड, सभी सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर आदि भी, राज्य एजेंसियां, वित्तीय संस्थाएं, एनटीपीसी जैसे यूपीएससी और एलआईसी, ये सब राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के असंगत कानून। अनुच्छेद 13 का 1 कहता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून अमान्य है। अनुच्छेद 13 का 2 कहता है संविधान लागू होने की 26 जनवरी 1950 से पहले 1935 अधिनियम के बाद उसमें कानूनों के बीच अंतर होगा। अनुच्छेद 13 का 3 कहता है कानूनों की परिभाषा के अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम आदि सम्मिलित है। 13 का 4 कहता है इसमें कानून की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन लागू नहीं होगी। समानता का अधिकार 14 से 18 कहता है। अनुच्छेद 14 से 18, 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। कानूनों के समक्ष समानता जो ब्रिटिश कानून से ली गई है का अर्थ है कि सभी लोगों को समान कानून के अधीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी प्रणाली से प्रेरित कानूनों को समान संरक्षण, समान परिस्थितियों को समान व्यवहार और सुनिश्चित करता है तथा भेदभाव पर रोक लगाता है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस अपवादों में राज्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संयुक्त राज्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद प्रतिषेध है कि नहीं कर सकते भैया आप कोई भेदभाव,
अनुच्छेद 15 कहता है यह विधेयक धर्म, राज्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर नागरिकों के साथ भेदभाव से रोकता है। अनुच्छेद आपका 15 कहता है, अनुच्छेद 15 का 2 कहता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए दुकान, होटलों और मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश से इनकार नहीं होगी। अनुच्छेद 15 का 2 कहता है सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच सुनिश्चित करने और पार्कों, झीलों और कुओं, सड़कों और जल निकासी प्रणालियों जैसे सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच की गारंटी देती है कि किसी को नहीं रोका जाएगा, सब लोग जाएं। अनुच्छेद 15 का 3 कहता है राज्यों को महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति है, कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकते हैं। अनुच्छेद 15 का 4 कहता है कि यह विधेयक राज्य के अनुसूचित जाति, एससी और एसटी सहित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को लागू अनुमति देता है राज्यों को, कि भैया फिर से लागू कर सकते हैं तुम लोग। ऐसे राज्य देते रहते हैं कि मैं इतने % आरक्षण देता हूँ, मैं इतने % आरक्षण देता हूँ, ये सब इसी के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 15 के 5 कहता है शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एससी श्रेणियों के लिए आरक्षण को संबंधित करता है, जैसे कि 2005 में 93 संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। अनुच्छेद 15 का 6 कहता है 2019 में 103वें संशोधन द्वारा जोड़े गए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा का आरक्षण। अनुच्छेद 15 का 6 कहता है। कौन सा संशोधन हुआ था? 103वां संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद आपसे 16 का 1 कहता है सभी नागरिकों को चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सार्वजनिक रोजगार के और समान अवसर मिलना ही चाहिए। अनुच्छेद 16 का 2 कहता है रोजगार के मामले में धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 3 कहता है कि संसद द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ प्रकार के रोजगार के लिए निवासी संबंधित आवश्यकताएं निर्धारित करने की कानून बना सकती है। अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि राज्य उन पिछड़े वर्गों में नागरिकों के लिए नियुक्ति और आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं जिनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 17 अप्रेषिता का अंत। अप्रेषिता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1955 में अप्रेषिता अपराध अधिनियम 1976 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में दिया गया। अप्रेषिता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सैन्य, शैक्षणिक क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदान देने के लिए उपाधियों के उन्मूलन संबंधित यह राम, महावा और महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। 1954 में शुरू की गई भारत रत्न और पद्म भूषण उपाधि नहीं बल्कि अलंकरण है। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहला करता है 19 का ए वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषा या व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण जिसमें लिखना, लेखन, मुद्रा, चित्र, अन्य मामलों में अपने विचार व्यक्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल। इसमें कोई इससे प्राप्त कई उप अधिकारियों की सूची दी गई, जिसमें से प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक परिसर का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विशेष प्रदर्शन का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार और सूचना का अधिकार, ये सब उसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 का 1 और बी कहता है सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्व एकत्र होने की स्वतंत्रता शामिल, सम्मेलन, सभा और जुलूस। अनुच्छेद 19 का 1 सी कहता है संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें गठन का अधिकार भी शामिल हो, राजनीतिक पार्टी, सहकारी पार्टी, फर्म, कंपनी। अनुच्छेद 19 ए का डी कहता है संपूर्ण भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 ए का ई कहता है भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 ए का एफ कहता है अभी कहीं भी क्या गोवा की भाषा के आधार पर मतलब महाराष्ट्र में ऐसा विवाद चल रहा है कि भाई मराठी बोलने वाले ही यहाँ रहेंगे। अभी तो मोदी जी भी गए हैं, उन्होंने बोला कि मैं मराठी बोलूँ या हिंदी। हालांकि मोदी जी को सारी भाषाएं आती हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं कहते हैं कि हमारा इस राज्य से बहुत गहरा संबंध है। मैं पहले यही भाषा बोलता था, अभी तो मैंने ये चेंज कर दिया है। अभी मेरे पास टाइम नहीं मिलता इस भाषा को रीड करने का।
वरना मेरा मूल भाषा तो यही था। मैं बचपन में भाइयों और बहनों मुंबई में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के अधीन मैंने यहाँ 8 साल काम किया। गोवा में जाएंगे, क्या बोलते हैं, गुजरात या राजस्थान में जाएंगे, भाइयों और बहनों मेरी मूल उत्पत्ति यहीं पे हुई, मेरा प्रशासनिक विकास यहीं पे हुआ। मैं पूरे 10 साल यहाँ पे अपना टाइम दिया हूँ। पता नहीं इतना जोड़, हमारे गांव में एक राजेश चाचा हैं, ऐसे ही हैं। वो उनसे किसी भी सेक्टर के बारे में पूछो कि अरे चाचा पता है कि हम यहाँ गए थे, इस कंपनी का ये था, उस कंपनी में, इस कंपनी में मैं इंजीनियर रहा 32 साल तक। फिर कहीं जाओ लाइनमैन में, लाइन हमारे गांव का बिगड़ गया तो फिर वहां जाओ, कहेंगे कि मैं राउंड मैन था, जो राउंड करके देखते हैं कि कहाँ लाइन खराब है। वो भी ऐसा करते करते उनका, एक बार हम लोग जुड़ा तो मतलब कि 70 साल हो गया था। अनुच्छेद 19 का AF कहता है संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क के भाग 12 के अंतर्गत कानून अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 का 1G कहता है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। रेलवे परमाणु ऊर्जा का प्रतिबंध। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 1 कहता है व्यापारियों पूर्वव्यापी कानूनों का संरक्षण, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को केवल अपराध के समय लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जा सकेगा। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि दोहरे खतरों की सुरक्षा, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चला सकता, उसे दंडित नहीं किया सकता। 20 का 3 कहता है आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पोलोग्राफी परीक्षण, ब्रेन मैपिंग, नार्को विश्लेषण के आत्मदोष माना जाएगा, जबकि DNA परीक्षण, फिंगरप्रिंट, रक्त परीक्षण को आत्मदोष नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन और देह स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। न्यायपालिका ने कहा कि जीवन के अधिकार की मात्र शून्य तुल्य पशु तुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, जबकि मानव होने के कारण मानवपूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए। न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, जिसमें जीवन के अधिकार की व्याख्या की व्यापक बनाया गया। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, लगातार विकास, आजीविका का अवसर, मां बनने का अधिकार, शांति का अधिकार, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान के विरुद्ध अधिकार, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार, हथकड़ी लगाने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी सुरक्षा अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण और निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, इच्छा मृत्यु भी चाहिए इसमें। अनुच्छेद 21 का ए, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रावधान है। 22 का एक कहता है गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अवश्य बताया जाना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी वकील से परामर्श और अपनी बचाव का अधिकार होना चाहिए। 22 का एक कहता है। 22 का 2 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, गिरफ्तारी के समय को छोड़ के, यात्रा के समय को छोड़ के। अनुच्छेद 22 का 3 यह प्रावधान किसी विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होता तथा निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं होता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, यह धारा संविधान में उन मौलिक अधिकारों के उल्लेख करती है जो शोषण के विरुद्ध निषेध है। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 का 1 कहता है इस अनुच्छेद के में 3 प्रकार के शोषण के प्रतिबंधित किया गया: बाल श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, मानव व्यापार
मानव महिलाओं और बच्चों की तस्करी, बेगारी, काम के बदले पैसे न देना। अनुच्छेद 22 का 2, यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर आधारित प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 कहता है कि ये एक परिप्रेक्ष अधिकार है। यह अनुच्छेद कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 में 2006 में इसे ढाबे, होटल, दुकानों और रेस्तरां को भी शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 24 के 2016 में इसे किसी भी उद्योग व्यापार तक बढ़ा दिया गया और 14 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए उल्लंघन और मानदंड है। अनुच्छेद 24 में बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 को लागू किया गया। व्यापारिक व्यवसाय में छूट, आंशिक प्रतिबंध के तहत स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक काम करने का अधिकार दिया गया। अनुमति है, शाम 7 बजे के बाद से 7 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं है। बाल कारागारों में 6 घंटे तक काम करने की अनुमति नहीं है। बाल कारागारों में 6 घंटे तक काम करने की अनुमति है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की आबाद रूप से मान्य और आचरण करने की प्रचार करने का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म को आबाद रूप से मान्य, आचरण करने की प्रचार करने का अधिकार भी गारंटी देता है। धार्मिक विश्वास और आस्था को खुले तौर पर रखने, पूजा अर्चन करना जैसे धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। इस शर्त के साथ इसमें अन्य धर्मों का नकारात्मक चित्रण भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 25 का 2 कहता है धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध की चर्चा की गई जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यवसाय और नैतिकता के आधार पर लाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 का 2। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रतिबंध में स्वतंत्रता। यह विधेयक धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता से संबंधित है जिसमें धर्मार्थ ट्रस्टों स्थापना और प्रबंध तथा चल तथा अचल संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व का प्रशासन सम्मिलित है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक वृद्धि के लिए समुदाय का स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाधा नहीं किया जाएगा। इसमें धर्म के प्रचार के लिए काराधन मुक्त सुनिश्चित होती है। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 का 1 कहता है सरकारी स्कूलों जैसे कि राज्य में स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 28 का 2 कहता है धार्मिक शिक्षा तथा राज्य प्रशासनिक शैक्षिक संस्थानों में दी जा सकती है लेकिन वे किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत नहीं होगी। 28 के 2। 28 का 3 कहता है कि राज्य मान्यता प्राप्त राज्य सहायता प्राप्त स्थानों जैसे धार्मिक शिक्षा अनुमति है जिसमें बच्चों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण है। अनुच्छेद 29 का 1 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति में से संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 का 2 कहता है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग में धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा में से किसी के आधार पर राज्य परिचालन या राज्य निधि की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों को अधिकार। अनुच्छेद 30 का 1 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 का 2 कहता है राज्य सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षिक संस्था के धर्म, भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम निरस्त कर दिया। अभी 300 के ए में है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा का यह नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तथा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट जारी करता सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट जारी की जाती है। यह रिट उनके विरुद्ध जारी की जा सकती है जो न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं तथा जो निवारक नजरबंद में है। परमादेश, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानून दायित्व को पालन नहीं करते। यह जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। निजी व्यक्तियों की इकाइयों के विरुद्ध, ऐसे विभागों जो गैर संवैधानिक है, उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के विरुद्ध नागरिक क्षमता के आधार पर परमादेश जारी हो सकता है। प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों को किसी मामले में सुनवाई करने से मना कर सकता है। यह आदेश निचली अदालत और न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामलों में कार्रवाई करने से रोकने के लिए दिया था। खास कर ऐसा करने के लिए अधिकार नहीं हो तथा वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। इसे वादी या प्रतिवादी न्याय प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। यह रिट केवल नागरिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी कर सकती है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकती है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इसका अर्थ है कि मांग लेने या मांग लेना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में किसी निचली अदालत में किसी मामले में सुनवाई के लिए पास मांग सकता है और तब रिट जारी करता है। निचली अदालत इस मामले पर फैसला नहीं दिया है। इसे न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकता है। अधिकार पेक्षा, इसका अर्थ है कि किसी अधिकार से रिट जारी की जाती है तब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय व्यक्ति को दावे की वैधता की जांच करता है और उस पद पर कार्य करने से रोकता है। यह एकमात्र ऐसी रिट है जिसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी की सकती है, जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है सशस्त्र बलों और मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों सदस्यों के मौलिक अधिकार का अनुशासन के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है। इसमें शामिल है सेवा अधिनियम 1950, पुलिस बल 1966 और सभी सशस्त्र बल जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एसएसएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसी भी शामिल है अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर चर्चा की गई है। जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को मौलिक अधिकारों से सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह विधेयक अनुच्छेद 35। देखिए, यह विधेयक संसद को मौलिक अधिकारों को संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। 35 अनुच्छेद 16 कहता है, 16 का 3 है, फिर 17 है और अनुच्छेद 23 पे बना सकता है, अनुच्छेद 32 के 3 पे, अनुच्छेद 33 पे, अनुच्छेद 34 संबंधित कानून सम्मिलित हैं जिसमें मौलिक अधिकारों पे कानून बना सकता है, शक्ति प्रदान करता है संसद को कानून बनाने का। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट होने वाला है राज्य के नीति से तत्व, जो हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो एक बार देख लीजिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, मौलिक अधिकार तक पढ़ लिए। मौलिक अधिकार नेक्स्ट होगा हम लोग का राज्य का नीति से तत्व, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संसद तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, संसद तक हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।